डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल समझेंगे। हम लोग पिछले कई वीडियोज में जो कि मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोसोम, इस तरह के कई सब टॉपिक जो कि 6th चैप्टर के अंतर्गत है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए के प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, डीएनए हो या आरएनए हो, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो या राइबोन्यूक्लिक एसिड हो, दोनों क्या है कि न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक को डीएनए कहते हैं, दूसरे को आरएनए कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब दोनों में जो केमिकल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे जो बेसिक डिफरेंसेज है, वो पेंटोज शुगर में कुछ डिफरेंस है। जैसे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। दोनों के स्ट्रक्चर आप अगर देखें गौर से तो आपको नज़र आएगा कि जो पेंटोज शुगर है यानी राइबोज शुगर, उसका जो कार्बन नंबर 2 है, उस पे डीएनए के केस में एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। तो ऑक्सीजन के डेफिशिएंट होने के वजह से हम इसका नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए के केस में पाया जाता है और सेम स्ट्रक्चर है जो कि राइबोज जिसको कहते हैं, जिसमें आप देखिए कि कार्बन नंबर 2 पे, यानी राइबोज शुगर का जो कार्बन नंबर 2 है, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, यानी OH ग्रुप अवेलेबल है। तो आरएनए में राइबोज शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसी डिफरेंस के आधार पर हम डीएनए और आरएनए का केमिकल नेम समझते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो इसलिए कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो, चूंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। जो राइबोज शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो एक बात ये, अच्छा, यही जो है डीएनए को लेस रिएक्टिव बना देता है और मोर स्टेबल बना देता है। सिर्फ इतना ही अंतर, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा, लेकिन यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझिए कि डीएनए की जो स्टेबिलिटी है, जिसको आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि ग्रिफिथ ने क्या किया था कि न्यूमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया को लिया था और उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, जिसमें S स्ट्रेन और R स्ट्रेन लिया था, उन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस को, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, तो उससे माइस को न्यूमोनिया हो गया। और फिर जो है ए वायरुलेंट बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस को न्यूमोनिया नहीं हुआ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया था कि दोनों बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया था। जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको हीट किल कर दिया था और हीट किल्ड बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया था ए वायरुलेंट बैक्टीरिया यानी नॉन पैथोजेनिक R स्ट्रेन में। तो वो जो वायरुलेंट
बैक्टीरिया था जो कि हीट किल्ड था, यानी जिस बैक्टीरिया को हीट के जरिए किल कर दिया गया था, तो उसमें का जो डीएनए था वो आकर ट्रांसफॉर्म हो गया था उस बैक्टीरिया में जो नॉन वायरुलेंट था, यानी आर स्ट्रेन में। आप उस वीडियो को देखें, अगर आप नहीं देखे हों तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप ज़रूर देखें। इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा, उसमें बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को मैं रिमाइंड कर देता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था, उस नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर वायरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए आ गया। कैसे आ गया कि डीएनए चूंकि स्टेबल होता है, हीट करने के बावजूद भी बैक्टीरिया का प्रोटीन पार्ट और बाकी चीजें तो डिग्रेड हो गया, लेकिन डीएनए जो था वो चूंकि स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर में पर भी, उसकी स्टेबिलिटी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो तो बरकरार रहती है। हो सकता है उसके चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम लोअर डाउन करते हैं तो वो उसका रीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फिर रीनेचर हो जाता है, यानी कि वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए डीएनए जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो डीएनए उसमें बाकी रहा और जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था उसको आकर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने डिफिनीशन बता रखी है। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि इनटेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जब नेकेड डीएनए को, यानी खालिश जो प्योर डीएनए है उसको जब इनटेक कर ले, अपने आप में ले ले, यानी उसको खा जाए लेकिन पचाए नहीं, उसको डिग्रेड नहीं करे, खुद अपने अंदर ले ले, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि इनटेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय बैक्टीरिया फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम। तो इतनी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि ये OH ग्रुप के कार्बन नंबर 2 पे, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप के अवेलेबल नहीं होने की वजह से डीएनए में स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। और वही चीज़ आरएनए में, यहाँ OH ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे, तो क्या होता है कि ये मोर रिएक्टिव हो जाता है। आप देखिए कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, डीएनए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के जो केमिकल है स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि राइबोज में कार्बन नंबर 1 पे भी OH है, कार्बन नंबर 2 पे भी OH है, कार्बन नंबर 3 पे भी OH है, कार्बन नंबर 4 पे भी, वहाँ पे 5 पे भी OH है। तो इस तरीके से OH यानी हाइड्रोक्सिल की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी संख्या एक ज़्यादा है डीऑक्सीराइबोज से, तो वही जो है राइबोज को ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है। इसलिए क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है लेकिन लेस स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी डीएनए से कम होता है। इसलिए डीएनए क्या है कि प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। हालांकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। आरएनए कुछ ही वायरसेज हैं जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और जिसमें टीएमवी है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है। मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ, तो टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, कोरोना वायरसेज है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेज है। ये वायरसेज जो है क्या है कि आरएनए वायरसेज हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, लेकिन
आरएनए कुछ ही वायरसेज में होता है, इसलिए आरएनए वायरसेज दो तरह के होते हैं वायरसेज, एक डीएनए वायरस होता है और एक आरएनए वायरस होता है। तो जिस वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको डीएनए वायरस कहते हैं, और जिस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको आरएनए वायरस कहते हैं। कभी भी आरएनए एंड डीएनए दोनों जो है किसी वायरस में नहीं पाया जाएगा। तो देखिए ये तो मतलब डीएनए और आरएनए में एक ओएच ग्रुप के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बहुत सारे अंतर है उसको हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारा आज के इस वीडियो में ये समझना है कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कोई भी कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी केमिकल कंपाउंड में होना चाहिए। उसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम कहेंगे कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल है, और अगर ये सारे प्रॉपर्टी नहीं पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे कि नहीं ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ चुके हैं, इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखें। 1952 ईस्वी में हर्शी एंड चेस ने ये साबित कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहा था पूरे बायोलॉजिस्ट, दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट के दिमाग में, वो था कि साहब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात क्लियर हो गई साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें क्या है कि चूंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में होता है और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए एक्ट एज मेडिएटर और मैसेंजर एंड एडेप्टर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को समझ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये डीएनए क्यों स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए क्यों नहीं डीएनए के तरह का जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए वो ये है कि वो कंपाउंड, वो केमिकल सब्सटेंस, वो बायोमोलेक्यूल जिसमें अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, यानी रेप्लिकेशन जिसमें होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो उस कंपाउंड को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं। तो आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए में भी होता है। अब ये रेप्लिकेशन है क्या? तो रेप्लिकेशन क्या है इसको समझिए कि डीएनए से डीएनए के बन जाने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको भी हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जब रेप्लिकेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल समझेंगे कि डीएनए से डीएनए बनने का मोलेकुलर मैकेनिज्म क्या है, आरएनए से आरएनए बनने का मोलेकुलर मैकेनिज्म क्या है। जैसे आप जो है डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए भी बन जाता है। देखिए जैसे कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है, और बहुत सारे वायरसेज है जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, उसमें आरएनए वायरस एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। वो आरएनए हमारे सेल के अंदर चला जाता है और एक आरएनए से बहुत सारे आरएनए बन जाते हैं, उसके पॉजिटिव स्ट्रेन बनते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, फिर क्या हो जाता है उससे जो है बहुत सारे वायरल पार्टिकल बन जाते हैं। इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ।
इसको फिर जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कि वो दैट मॉलिक्यूल मस्ट हैव द property of self replication, should able to self replicate। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ये गुण होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो उससे दूसरा मॉलिक्यूल बन जाए, 2 से 4 बन जाए, 4 से 8 बन जाए, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए। तो दुनिया में एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, जिसमें डीएनए सबसे अच्छा मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो चूंकि डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये साबित होता है इससे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट में रेप्लिकेशन नहीं होता है, लिपिड में रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसलिए न लिपिड हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, न प्रोटीन हो सकता है, न ही कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? तो ये हो सकता है डीएनए। आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि आरएनए से क्या होता है कि सीडीएनए बन जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और फिर सीडीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बहुत सारे सीडीएनए की कॉपी बन जाती है। यानी कि आरएनए क्या किया कि आरएनए से सीडीएनए बना और सीडीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो आरएनए में भी रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए में भी रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती हो उसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, हेरिटेबल मॉलिक्यूल। हेरिटेबल मॉलिक्यूल्स मीन्स molecule which carry genetic information from one generation to another generation। चलिए, पहली क्राइटेरिया आप समझ गए। दूसरा क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिसकी केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो, जिसमें यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन, तीसरे से चौथे जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिशन होने के प्रोसेस में उसकी स्टेबिलिटी जो है ख़त्म हो जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे। हम जेनेटिक मटेरियल उसको कहेंगे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पहुंचे तो उसी फॉर्म में पहुंचे, उसमें किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल या केमिकल मॉडिफिकेशन ना हो, जिससे कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जिससे उसका कोई फंक्शन चेंज हो जाए। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, अगर वो एडिनिन है तो एडिनिन के फॉर्म में ही जाएगा, गुआनिन है तो गुआनिन के फॉर्म में ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जर्नी करता रहेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, इसको जो है हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। अगर हम दूसरे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टेबिलिटी को, तो आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखिए कि वहाँ से आपको एविडेंस मिलेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था कि हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, वो डीएनए की केमिकल एंड स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन नहीं हुआ, उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रही, तभी तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब कूल डाउन हुआ होगा, टेम्परेचर जब कम हुआ होगा, तो फिर जो डीएनए डीनेचर हो गया था उसकी रीनेचुरेशन हुई। ये हायर क्लास का मैटर है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में यहाँ मैंने इसको नहीं रखा है। बस इतना समझिए कि डीएनए को अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं
डीएनए का, तो डीएनए डीनेचर हो जाएगा। डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगी और डीएनए जो है का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ला देंगे, तो वो रीनेचर हो जाएगा, यानी दोनों हेलिक्स आपस में मिल जाएंगे और उसकी जो स्ट्रक्चरल कम्प्लीमेंटरिटी है ये उसके वजह से होता है कि बेस पेयरिंग का जो सिद्धांत है उसको हम चरागाफ्स रूल में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से इसको समझ सकते हैं। तो डीएनए इज मच मोर स्टेबल एज evidenced from Griffith's transformation experiment. Heat killed bacteria, यानी हीट ने क्या किया कि बैक्टीरिया को कील कर दिया, मार दिया, बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया को तो मार दिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसके केमिकल स्ट्रक्चर को उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसके जो स्ट्रैंड थे वो बिल्कुल वो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल था, और वो क्या किया कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में चेंज कर दिया, क्योंकि पैथोजेनिसिटी के लिए जो जीन अवेलेबल था एस स्ट्रेन के अंदर जो निमोनिया काउज कर सकता था, वो जीन उसमें जाकर ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके साथ अटैच हो गया और उस मॉलिक्यूल को उसने कोड किया, उस मॉलिक्यूल को बनाया, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उससे जो है ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर वो जो है मॉलिक्यूल बना जिसके वजह से वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो गया। चलिए इतनी बात समझ गया। यानी कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये समझिए। यानी डीएनए स्टेबल होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है, इस तरह से इंटर स्पेसीज उसका ट्रांसमिशन होते रहता है। ठीक है, इंट्रा स्पेसीज यानी स्पेसीज के अंदर उसका ट्रांसमिशन होते रहता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से उसकी जर्नी चलती रहती है, लेकिन उसका केमिकल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी यह हुई कि वो मॉलिक्यूल जिसमें रेप्लिकेशन होना लाजमी है, तभी उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। दूसरा क्या है? इसका स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो स्टेबल नहीं रहा, वो चेंज हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? रेप्लिकेशन। दूसरा स्टेबिलिटी। तो इस चीज को मैं बता चुका हूं कि स्टेबिलिटी डीएनए में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें कार्बन नंबर 2 जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ H ग्रुप होता है, यानी ऑक्सीजन जो है नहीं होता है, जिससे उसको लेस रिएक्टिव बना देता है और मोर स्टेबल बना देता है। तो क्या है कि हीट किल्ड bacteria but did not destroy the chemical nature of DNA molecule. However, RNA is not stable chemically and structurally due to the presence of 2OH group in every molecules, every nucleotides. Each and every nucleotides के अंदर RNA में क्या होता है कि पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे जो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप होता है, जिसके वजह से वो मोर रिएक्टिव हो जाता है एंड लेस स्टेबल हो जाता है।
इसी बात को मैंने यहाँ पे क्लियर कट किया है। इसकी पीडीएफ अटैच है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देखें। इसको आप डाउनलोड करें और इसको पढ़ें, वीडियो देखें, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसको जो है आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आरएनए क्या होता है इसकी वजह से? आरएनए बिकम लेवाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। देखिए आरएनए हम लोग जब आइसोलेट करते थे लेबोरेटरी के अंदर, तो अगर स्पेसिमेन जहाँ से, चाहे वो एक्सप्लांट हो या किसी कैंसर पेशेंट का बायोप्सी हो या किसी भी पेशेंट का कोई भी बायोप्सी हो, जो ह्यूमन से बायोप्सी कहते हैं कि सर्जिकली रिमूव्ड टिश्यू इज नोन एज बायोप्सी। मतलब ये हुआ कि कहीं पे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चाहे वो कैंसर का कर रहा हो या किसी भी चीज़ का, तो उससे जो टिश्यू वो काट के निकालता है, ऑर्गन निकालता है या टिश्यू निकालता है, तो उसको हम लोग तुरंत जो है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव के अंदर डाल के लेबोरेटरी में आके तुरंत प्रोसेस करते थे अगर आरएनए निकालना है। क्योंकि आरएनए की लाइफ स्पैन पीरियड जो होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है, बहुत कम होता है। अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो उसमें वो डिग्रेड हो जाएगा। आरएनए में ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, तुरंत वो टिश्यू के अंदर ही डिग्रेड कर जाएगा और हम आरएनए आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको जल्दी करते थे हम लोग, फिर आरएनए निकाल कर और उसको cDNA बना के अपना लेबोरेटरी के अंदर प्रिजर्व कर देंगे और फिर बाद में काम करते रहे। मतलब ये हुआ कि आरएनए बिल्कुल अनस्टेबल होता है। अगर आपको आरएनए आइसोलेट करता है तो तुरंत जो है आपको आरएनए आइसोलेशन करना पड़ेगा, और बड़ी एसेप्टिक कंडीशन में, क्योंकि थोड़ा सा भी आरएनए वगैरह हाथ का स्किन का भी लग जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में उंगलियों के अंदर भी आरएनएज रहता है। थोड़ा सा भी उसमें एक्सपेरिमेंट आप हैंडल कर रहे हैं, उस ट्यूब के अंदर जिसमें वो रखे हुए हैं आरएनएज चला जाएगा, तो आरएनएज एक एंजाइम है जो कि आरएनए को डिग्रेड कर देता है। मतलब ये है, यहाँ पे आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये समझिए कि आरएनए अनस्टेबल होता है, वो तुरंत डिग्रेड हो सकता है, उसको हम जल्दी प्रोसेस करते हैं अगर उसे हमें आइसोलेट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डीएनए डीनेचर्स at high temperature but return in its natural condition when temperature come down to the normal value। ठीक है, आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए एक कैटलिस्ट का भी काम करता है। कैटलिस्ट का कैसे काम करता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे राइबोजाइम में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आरएनए की कैटालिटिक नेचर कैसे होती है। आरएनए इज डिग्रेडेड एंड नॉट स्टेबल इवन एट रूम टेम्परेचर, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेबोरेटरी में कैसे हम निकालते हैं आरएनए, क्यों जल्दी उसको प्रोसेस में डालते हैं। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व। DNA show additional stability due to the presence of thymine at the place of uracil। देखिए DNA में एक और अंतर होता है DNA और RNA में, कि DNA में यूरासिल नहीं पाया जाता है, लेकिन RNA में यूरासिल पाया जाता है। और थाइमीन के पाए जाने की वजह से DNA में यूरासिल के जगह थाइमीन जो पाया जाता है उसमें एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? थाइमीन। चलिए, तो ये बात क्लियर है। डीएनए शोज एडिशनल स्टेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, देयरफॉर डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा चलिए, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है म्यूटेशन। देखिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कहते हैं अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? वो असल में सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, और उसी नाइट्रोजिनस बेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहता है जेनेटिक कोड के रूप में। तो अगर जब म्यूटेशन होता है तो क्या होता है उसमें कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस में अल्ट्रेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अल्ट्रेशन को यानी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन, जो कि आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है। डीएनए में बहुत कम म्यूटेशन होता है,
आरएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? अल्टरेशन इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन बोथ इन आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है। ठीक है, आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि कोरोना वायरस की नई वेरिएंट आ गई है। क्यों? कि देखो वो नया वेरिएंट कैसे बनता है? म्यूटेशन की वजह से नया वेरिएंट बन जाता है। और इतना चूंकि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आपको आरएनए में बता रहा हूं कि आरएनए लेस स्टेबल होता है और उसमें जो है मोर रिएक्टिव होता है, उसमें म्यूटेशन बड़ी फास्ट होता है। इसलिए नए नए वेरिएंट जो है आरएनए के प्रेजेंस की वजह से कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो कोविड-19 हो। और नए नए वेरिएंट आज के डेट में भी नए नए कई कितने म्यूटेशन उसमें जो है अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं। तो जितने भी आरएनए वायरसेज हैं, चाहे वो एचआईवी वायरस हो या कोरोना वायरस हो, उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाए जाने की वजह से फास्ट म्यूटेशन होता है। यही कारण है कि कोरोना वायरसेज के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। और जैसे ही नया वेरिएंट आता है तो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है। अगर उस वायरस के अगेंस्ट में हमारा बॉडी इम्यूनाइज नहीं है तो क्या होगा कि वो जल्दी अटैक करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन चल रहा है। इसलिए जो लोग भी वैक्सीन नहीं लिए हैं कोरोना वायरस का, वो ज़रूर वैक्सीन को लें ताकि उनका बॉडी जो है इम्यूनाइज हो जाए। नया वेरिएंट भी आए तो उसके ऊपर वो काम ना करे, बहुत मुश्किल से उसको इन्फेक्ट कर पाए, या इन्फेक्ट करे भी तो उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसमें उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म वो स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से वो वायरस जो है उस पर अटैक करने के बावजूद भी वो इनएक्टिव हो जाता है, वो उसमें जो है डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। एनीवे, तो म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन का रेट जो है डीएनए में बहुत कम होता है। डीएनए बहुत स्लोली म्यूटेट होता है, लेकिन आरएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन एक प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन की एक्युमुलेशन होने की वजह से नए स्पेसीज का जन्म होता है और उसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसकी जो चौथी एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि चौथा क्या है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बायोमोलेक्यूल उस वक्त तक जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें जीन एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी ना पाई जाती हो, मेंडेलियन कैरेक्टर्स शो नहीं होता हो। तो क्या है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये चौथा एट्रीब्यूट क्या है कि जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब ये जीन एक्सप्रेशन होता कैसे है कि देखिए आप इसको समझिए। डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें रेप्लिकेशन होगा, यानी रेप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर उसको हम जेनेटिक मटेरियल कह नहीं सकते। रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन से वही मॉलिक्यूल बनेगा। डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन से फिर एमआरएनए बनेगी, यानी कि आरएनए बनेगी, और आरएनए का ट्रांसलेशन होगा जिससे कि प्रोटीन बनेगा। तो ये डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है कि फंक्शन ऑफ जीन, यानी कोई जीन है। जीन किसको कहते हैं? डीएनए के एक छोटे से टुकड़े
जो कि किसी फंक्शनल प्रोटीन को कोड करे, यानी डीएनए का वो एक छोटा सा टुकड़ा जो एक प्रोटीन को बनाए, उसको हम कहते हैं जीन। तो जीन का पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जीन से वो जीन ट्रांसक्राइब करेगा, तो इसको हम टोटल को मिला के हम कहते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो होता क्या है कि चौथा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 हमें लिखना चाहिए था, नहीं लिखे हैं, आप उससे लिख लीजिएगा, या ऐसे भी कोई बात नहीं है, आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आरएनए इवॉल्व्ड एज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। आरएनए का जब इवोल्यूशन हुआ तो आरएनए के सराउंडिंग में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है इवॉल्व हुआ। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी क्या है, इसको हम लोग ट्रांसलेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी क्या होता है कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम में आपको कई तरह के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल प्रोटीन है, राइबोसोमल आरएनए है, टीआरएनए है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है। उन सारे को मिलाकर हम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कहते हैं। आरएनए कहाँ से आया, आरएनए क्या करता है कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक कोड के रूप में डाउनलोड कर लेता है, यानी डीएनए से आरएनए अपने ऊपर उस जेनेटिक कोड को लोड कर लेता है, ले लेता है, और लेके वो डीएनए से निकलकर न्यूक्लियस में आता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, तो क्रोमोसोम से निकलकर फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में आया। फिर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है वहां पे, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। चूंकि उसमें पॉलीटेलिंग होता है, 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, इस पे कैपिंग 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, और 3 प्राइम पे टेलिंग जो होती है, ए का बहुत सारा रेसिड्यू लगता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये समझिए कि डीएनए कहाँ है, डीएनए तो अगर यूकैरियोटिक सेल है तो क्रोमोसोम में है। क्रोमोसोम में उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसका प्रोटीन बनना है, क्योंकि जीन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन। तो वो ट्रांसक्राइब होगा और वो एमआरएनए के रूप में वो अपलोड हो जाएगा एमआरएनए के सीक्वेंस पे, जेनेटिक कोड, यानी एआरएनए के रूप में वो डीएनए से सीक्वेंस को डाउनलोड करेगा। क्रोमोसोम से बाहर निकला, सेल साइटोप्लाज्म में आया। अगर बैक्टीरिया है तो साइटोप्लाज्म में वो क्रोमोसोम रहता है। अगर यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर आएगा आरएनए, जिसको हम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, आरएनए में बहुत सारे सीक्वेंस वो लेके आएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग का जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो आरएनए बना डीएनए से, सेल न्यूक्लियस के अंदर है, फिर न्यूक्लियस से बाहर आया सेल साइटोप्लाज्म में, सेल साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अवेलेबल है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और फिर प्रोटीन से वो एंजाइम बनेगा जिस एंजाइम से, क्योंकि सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो रेप्लिकेशन अगर होना है तो रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होना है तो ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम बनेगा। मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम जब तक बनेगा नहीं तब तक डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, एंजाइम जब तक बनेगा नहीं तब तक आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि डीएनए का फंक्शन आरएनए पे डिपेंडेंट हो गया। डीएनए का फंक्शन जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट हो गया। डीएनए
उस वक्त तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है उसमें जब तक के डीएनए में रेप्लिकेशन होने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम का सिंथेसिस ना हो जाए। और सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो ये बात जो है आप समझिए। तो क्या है कि आरएनए इवॉल्व्ड एज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। आरएनए डाउनलोड genetic information from DNA in the form of genetic codes and use these code in protein synthesis. DNA is dependent on RNA for protein synthesis. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. तो देखिए, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए 4 प्रॉपर्टी यहाँ NCERT में जो दिया हुआ है उसको आप याद कर लीजिए कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर रेप्लिकेशन होता हो तो हम कहेंगे उसको जेनेटिक मटेरियल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो है स्टेबिलिटी हो, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए तो उसकी स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहे। तो रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, उसके बाद क्या है म्यूटेशन, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी है किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। कौन कौन से है ये 4 आप देख लीजिए। इट शुड बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट मीनिंग देयर बाई इट मस्ट हैव ए मैकेनिज्म टू जनरेट इट्स रेप्लिका यानी कि सेम मॉलिक्यूल से सेम मॉलिक्यूल बन जाए, तो इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर आपको जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। फिर उसमें म्यूटेशन की प्रॉपर्टी भी पाई जानी चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके, और इसमें जो है एक्सप्रेशन भी होना चाहिए मेंडेलियन कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर ये सारे प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल। अगर नहीं पाया जाता है तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं। और ये सारे प्रॉपर्टी डीएनए में पाया जाता है, इसलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आरएनए में भी पाया जाता है, इसलिए आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए कम स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी क्यों कम है आरएनए की डीएनए से, उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसमें कुछ केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर राइबोज शुगर है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तीसरी बात यह है कि एडिशनल स्टेबिलिटी डीएनए में थाइमीन के प्रेजेंस की वजह से आता है, जबकि यूरासिल होता है आरएनए में। थाइमीन नहीं पाया जाता है आरएनए में और यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेज है जिसके वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा वो लेस रिएक्टिव है, और आरएनए लेस स्टेबल है एंड मोर रिएक्टिव है। तो ये है किसी जेनेटिक मटेरियल को, यानी किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये सारे प्रॉपर्टी पाए जाने ज़रूरी है। अगर ये सारे चारों प्रॉपर्टी पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। नहीं पाया जाएगा तो उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।